नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का सख्त संदेश, बोले उत्तराखंड में भूमि कानूनों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। 94 साल में पहली बार देहरादून सैन्य प्रशिक्षण में महिला कैडेट करेंगी कदमताल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी पासिंग आउट परेड की सलामी। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण, यात्रियों के लिए बनी परेशानी, रात भर काउंटर पर सो रहे यात्री। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटक से लौटेगी रौनक, नीतीमाड़ा और जादुंग की बदलेगी तस्वीर। उत्तरकाशी शहर में ईंधन संकट से लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम, यात्री और स्थानीय लोग परेशान। उत्तराखंड में 2 दिन बाद फिर चढ़ा पारा, 44 के पार पहुंचा। इस हफ्ते पहाड़ों पर बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि बीते 24 घंटे में मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री के करीब रहा। वहीं अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके चलते देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और इनसे सटे नैनीताल, चंपावत, पौड़ी के निचले इलाकों में लू चलने की संभावना है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन पे जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुआ। और ये प्लेन्स वाले एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा इस सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48 72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का अगले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया 72 घंटे के लिए। और अब खबर देहरादून से, जहां विकासनगर क्षेत्र के शिमला बाईपास हाईवे पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जब अचानक सड़क पर आए जंगली हाथी को बचाने के प्रयास में एक वैगनार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि उसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं। जानकारी के अनुसार घटना अदुवाला बल्लूपुर पांचवा साहिब हाईवे की है, जहाँ रात के समय एक जंगली हाथी अचानक सड़क पार करने लगा और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल स्थित लोक भवन में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं, सराहनीय काम करने वाले पूर्व सैनिकों तथा अर्धसैनिक बलों के जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
ये एक शाम सैनिकों के नाम चौथा इवेंट है पिछले 2 सालों में। ये हर साल देहरादून में और जनवरी में और मई जून के महीने में नैनीताल में होता है। आप देख ही सकते हैं अंदर कितने पूर्व सैनिक पूरे कुमाऊं मंडल से आए हैं उनमें, और जो उत्तराखंड के वर्तमान में ऑफिसर्स, जेसी और जवान जो सेवारत हैं और जिन्होंने पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर या CICT ऑपरेशंस में गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है, उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट एक शाम सैनिकों के नाम, ये चौथा सीरियल था उत्तराखंड के अंदर में जब से ये इनिशिएटिव पहल शुरू की है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि हमने अपने हर सैनिक को, हर वेटरन को, हर वीर नारी को, वीर माता को, वीर परिवारों को आज नमन किया है। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गंगनहर पटरी पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों लोग करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरे। इस हादसे में मौके पर ही पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है और घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। दोनों खत्म हो गए। अरे हाँ, खड़ा बताओ क्या करते दोनों खत्म हो गए। अरे हाँ, खड़ा बताओ क्या करते दोनों खत्म हो गए। अरे हाँ, खड़ा बताओ क्या करते दोनों खत्म हो गए। अरे हाँ, खड़ा बताओ क्या करते दोनों खत्म हो गए। अरे हाँ, और अब खबर देहरादून से है, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियों में खासकर खाड़ी देशों में तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को परेशानी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत पर भी अब देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल पेट्रोल है, ये नॉर्मल पेट्रोल है। नॉर्मल जो है 100 रुपये 47 से पार हो गया। इस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, ख़ास तौर पर खाड़ी देशों का जो आंतरिक युद्ध है, उस युद्ध से पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति बाधित हुई है।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के अंदर इन चीज़ों की कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने जहाँ जनता का आह्वान किया है वहीं व्यवस्थित रूप से वस्तुओं की कमी न खले। तो एक निश्चित रूप से जब से कि इसकी मार्केट वैल्यू को ओपन किया गया है तो ये मूल्य वृद्धि उसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी जैसी शांति स्थापित होती है, कोई रास्ता निकलता है, तो भी दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने के सख्त रुख के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया है। जोशी ने कहा कि सरकार किसी का ध्यान नहीं भटका रही, बल्कि विपक्ष खुद भ्रमित है। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री के बयान के बाद हरीश रावत का बयान आया था, जिसके बाद सीएम धामी ने साफ किया कि उत्तराखंड में सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहती है। खुद विपक्ष दिग्भ्रमित है और विपक्ष खुद ध्यान भटकाना चाहता है। इस संबंध में आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, तो माननीय हरीश रावत जी का बयान आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में सड़क में किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। चूँकि यहाँ पर चार धाम यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, यातायात उससे प्रभावित होता है और नमाज के स्थान पर ही पढ़ी जाए। सड़कों पे सरकार का प्रयास है कि इस तरीके का काम न किया जाए। और अब खबर मंगलौर से है, जहां पिछले 11 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। पेट्रोल के दामों में करीब 8 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में लगभग 7 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों और मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। जो बिजनेसमैन है, कोई बड़े इंसान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आम इंसान है उसी की जेब के ऊपर असर पड़ता है, कोई भी चीज महंगी हो जाए। इसलिए सरकार से ये गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा नकेल डाले, इसको थोड़ा सा कम करे पेट्रोल डीजल के दाम। सरकार तो कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में सब कुछ है। ये तो गरीब बंदे के लिए ही सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। 10 दिन में 4 दफे तेल के पैसे बढ़ चुके हैं। जब भी तेल पे पैसे बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, लोगों को हर चीज़ की महंगाई का सामना झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर सरकार को महंगाई को नियंत्रण करना है तो तेल के रेट कम करने पड़ेंगे। जब तेल के रेट कम होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, फल सब्जी दूध ये सब की आवाजाही सस्ती होगी। जब सस्ती होगी तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी, क्योंकि तेल सब चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। चाहे मजदूर हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी व्यापारी हो, ट्रांसपोर्ट से सबका काम चल रहा है। जब तक ये सस्ता नहीं होगा, तेल सस्ता नहीं होगा। और अब खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल मंडल के नवनियुक्त कमिश्नर आनंद स्वरूप ने पौड़ी मुख्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता पौड़ी मुख्यालय में रहकर यहीं से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यालय को ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाना उनके कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। देखिए, जो सरकार की प्राथमिकता है वही मेरी भी प्राथमिकता है और जनहित के जितने भी कार्य हैं वो मेरे ही कार्य हैं। ये मेरी जवाबदेही यहाँ की जनता के प्रति है, यहाँ की सरकार के प्रति है। तो मैं ऐसा जो काम उनके हित के लिए होगा वो सारे काम मैं करूँ। हमने देखिए, ये चार धाम यात्रा आज की नहीं है, ये बहुत पहले समय से चली आ रही है और सभी लोग इसके अभ्यस्त हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें करनी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक्स वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। वनाग्नि की घटनाओं का न सिर्फ पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि ये बढ़ती आग की घटनाएं वन्य जीवों को भी प्रभावित कर रही हैं। यही नहीं, प्रदेश की कीमती वन संपदा को भी काफी क्षति हो रही है। राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं पर्यावरणीय रूप से तो देखी जा रही हैं, लेकिन इसका बड़ा असर जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य हमेशा से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। चारों ओर से घिरे पहाड़, वनों के बीच बसे राज्य उत्तराखंड में बसने वाले लोगों को समय समय पर अनेक दैवीय भौगोलिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें वर्तमान समय की, तो इन दिनों प्रदेश में सबसे बड़ी परेशानी लगातार वनाग्नि और वन्य जीवों के हमले की बनती हुई नजर आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जताते हुए वन महकमे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हालांकि उसका भी कोई अभी तक ठोस परिणाम धरातल पर निकल कर नहीं आया और आग और भयानक हो चली है। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में होने वाले अग्निकांड साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा समय में वन क्षेत्र में होने वाले अग्निकांड 15 फरवरी से लेकर 30 जून तक होता है। वन विभाग का अनुमान था कि इस साल कम वर्षा और पहाड़ों पर कम बर्फबारी होने के कारण आग की घटनाओं में इजाफा होगा। वन विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़ मुख्य रूप से अग्निकांड की चपेट में ज्यादा आए हैं। प्रदेश में अब तक 296 वन क्षेत्र में अग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 243 ने वन क्षेत्र को प्रभावित करने का काम किया है। वन विभाग इन आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए प्रदेश के 21 विभागों में आपसी समन्वय स्थापित कर रहा है। वनाग्नि से नुकसान के बीच प्रदेश में राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की आग भी लगती नजर आ रही है। अभी हमने फायर सीजन का सबसे सेंसिटिव समय पे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मात्रा में हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। पूरी स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है। कहाँ पर कोई भी सूचना मिलते ही इमीडिएटली सूचना के आदान प्रदान के ऊपर इसको मोबिलाइज किया जाए कि फॉरेस्ट फायर को तत्काल कंट्रोल कर लिया जाए। वन क्षेत्र में वनाग्नि घटनाएं होना एक एनुअल फीचर भी है और एक तरह का आपदा भी है। हमारी फॉरेस्ट फायर सीजन 15 फरवरी से जो शुरू होता है, 15 फरवरी से लेकर 30 जून तक या मानसून आने तक जो भी स्थिति हो, अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों की ऊपर नज़र डालें तो ये पाया जाता है कि हर अल्टरनेट ईयर में वनाग्नि घटनाएं ज़्यादा होती है। देखिए, सरकार के दावों की पोल तो स्वयं सरकार के मंत्री खोल रहे हैं। ये वनाग्नि इस प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। हर वर्ष ये एक परंपरा से चली आ रही है कि जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो वहाँ के जंगल जो है धधक उठते हैं। और पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वनाग्नि ने विकराल रूप धारण करा, लोग हताहत भी हुए। और जब जांच हुई तो पता चला कि जो पैसा वनों के सुरक्षा के उपकरणों को खरीदने के लिए लगाना चाहिए, अग्नि से जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगल धू धू करके जल रहे हैं, ये पिछले वर्षों की पुनरावृत्ति हो रही है। पिछले वर्षों की वनाग्नि की घटनाओं से वन विभाग ने और सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा, कोई तैयारी जो है वनाग्नि को रोकने के लिए नहीं की गई। देखो कांग्रेस विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि अच्छे कार्य हों या गलत कार्य हों, सबके ऊपर टीका टिप्पणी कांग्रेस को मुझे लगता है कि आदत सी पड़ चुकी है और वो अपनी उस आदत से बहुत मजबूर हो चुके हैं। लेकिन सरकार लगातार जिस तरीके से इस समय आग की चपेट में हमारे जंगल आते हैं, उनको बचाने के लिए लगी है। हमारे कर्मचारी प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के चलते प्रदेश की वन संपदा धू धू कर जल रही। भीषण वनाग्नि का दृश्य दिख रहे हैं। आग ने विकराल रूप धारण करते हुए जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है और कई स्थानों पर आग सड़क तक पहुंच गई है, जिससे जनजीवन और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की वन संपदा हमारी अमूल्य है। वन केवल हमारी प्राकृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि पहाड़ के जीवन, जल स्रोतों, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार भी है। इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों से फोन कर आवश्यक कार्रवाई के त्वरित नियंत्रण के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी समन्वय बनाकर राहत और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा। अब अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत जिन स्थानों पर आग लगने की सूचना मिल रही है, वहां उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। इसके लिए फायर वॉचर भी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि हर साल सरकार और विभाग वन्यजीव और
वन अग्नि से बचने के दावे करता है, लेकिन ये दावे ऐसे वक्त पर हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं, जिससे हर साल करोड़ों की वन संपदा सहित वन्य जीव इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विभागीय स्तर पर आखिर बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा फार्मूला अख्तियार किया जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।